हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल SSN वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आपको तो पता है हमारी NCERT सीरीज चल रही है जिसमें हमने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर, पॉलिटी के 2 चैप्टर एंड हिस्ट्री का 1 चैप्टर कवर करा दिया है। एंड हमारा लास्ट और हिस्ट्री का 2nd चैप्टर बचा है, वो भी मैं अभी कवर करवा रही हूँ। तो अगर आपको NCERT सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड को शेयर करें। जिनके पास NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है उनको एटलीस्ट ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो अपना ईयरफोन यूज करके और अपना काम करते करते ये NCERT सीरीज को सुने और अपना गोल पा सकें। ठीक है, क्योंकि DSSB या हमारा जो भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है TGT के, उसमें NCERT का बहुत ही अहम रोल है। यानी कि 80% क्वेश्चन हमारे NCERT से आते हैं। तो ये सोशल साइंस के लिए मैंने वीडियो बनाई है और मैंने अपना प्लानर वगैरह सब आपको प्रोवाइड करा दिया है। चैनल पर जाकर आप 16 डेज प्लानर देख सकते हैं। डेली टारगेट वीडियो एंड प्लानर टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली टारगेट वीडियो भी मिलता रहेगा। और डेली टारगेट हमें डेली क्या पढ़ना है, डेली टारगेट में ही हमारी ये 6 चैप्टर शामिल थे। तो जैसा कि 5 चैप्टर जा चुके हैं, 1 चैप्टर बचा है, तो वो भी मैं अभी रीड करके आपको अपलोड करवा देती हूँ। तो ये आपके डेली प्लानर में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना 2nd चैप्टर। 2nd चैप्टर क्या है हमारा? आखेटक, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। यानी कि आखेटक, पहले मानव आखेटक था, फिर खाद्य संग्राहक बना, फिर उससे भोजन का उत्पादन तक की कहानी है इसमें। तुषार की रेल यात्रा। तुषार क्या कर रहा है? रेल यात्रा कर रहा है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसे चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की है। कितने साल पहले? 150 साल पहले। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है। बस है वो कुछ दशक बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो आरंभिक मानव, पहले का मानव कैसा था? आखिर में वे इधर उधर क्यों घूमते थे? मतलब जो मानव था पहले का, वो इधर उधर क्यों घूमता था? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल पहले रहते थे? 20 लाख साल पहले रहते थे। ठीक है, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो 20 लाख वर्ष पहले मानव रहते थे, उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आखेटक क्यों बुलाते थे? क्योंकि वो शिकार करते थे, शिकार करके अपना भोजन बनाते थे, इसलिए उनको आखेटक बुलाया जाता था। तो आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। क्या कारण थे? पहला कारण कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, एंड तीसरा कारण है कि पेड़ और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। तो इधर उधर घूमने का कारण, पहला कारण कि जहाँ लोग पहले बसते थे वहाँ का खाना, मतलब आखेटा शिकार वगैरह, फल फूल पौधे समाप्त हो जाते थे, इसलिए मानव दूसरी जगह जाता था। दूसरा कारण, जैसे हिरण है और गाय वगैरह हैं, तो उनके लिए घास फूस और शिकार की चीज़ें ख़त्म हो जाती थी, तो जहाँ वो अपने मवेशी यानी कि गाय
जानवरों को ले जाते थे तो उनके पीछे पीछे हमारे मानव भी जाते थे। तीसरा कारण क्या था कि पेड़ों और फल फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह आते हैं, तो इस हिसाब से भी अलग अलग जाते रहते थे। ठीक है। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है। पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों का नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता है। जिन नदियों और तालाबों का पानी, झीलों का सूख जाता है तो उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है, क्योंकि पानी सूख जाता है। पानी के बिना कोई जीवित नहीं रहता। पुरातात्व आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए। किसके? पत्थर के, लकड़ियों के, हड्डियों के औजार बनाए। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। ठीक है। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों का या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ठीक है। पत्थर के औजारों का उपयोग, बाएं हाथ ये वाला, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये नुकीला है ना, ये खोदने के लिए। दाएं, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। इसका यूज वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस के लिए यूज करते थे औजार? काटने के लिए और अपने वस्त्र को सिलने के लिए भी औजारों का यूज करते थे ये लोग। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोणी वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? लाल त्रिकोणी स्थान से आखेटों को खाद्य संग्राहक के स्थान मिले हैं। लाल त्रिकोणी मतलब ये बना है ना, ये ट्रायंगल, भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल, जितने, ये मैप देख लीजिए आप ध्यान से। बाकी PDF तो टेलीग्राम लिंक पे डाल दूंगी, तो वहाँ से इन स्थानों के बारे में पढ़ लेना। तो जितने में भी ये लाल त्रिकोणी स्थान में बने हैं, वहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहकों के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थान आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे भी पाए गए हैं। ठीक है। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। चित्र, एक शैल चित्र है। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण हैं, जैसे मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। कहाँ से मिले हैं? मध्य प्रदेश से, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। कहाँ है भीमबेटका? स्थान पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। क्या मिली है? भीमबेटका से गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ है ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? बताइए क्यों चुनी? क्योंकि ये नदी के किनारे है और यहाँ नर्मदा घाटी, यहाँ पे पानी आसानी से मिल जा सकता है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तो पुरास्थल क्या है? जहाँ से औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है। जो पुरास्थल हैं इनको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आग की खोज।
मानचित्र में कुरनूल गुफा ढूंढो। कहाँ है? ये है कुरनूल की गुफाएं। यहाँ क्या हो गई? आग और राख के ढेर मिले थे। यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश करने के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं आपको पता है। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातात्विदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को भी पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द यानी कि पुरा मतलब क्या होता है? प्राचीन। पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों से मिला है, पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। 99% घटनाएं किस काल में हुई हैं? पुरापाषाण काल में। ठीक है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिए और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम थे। तो सबसे पहले जो काल थे उनको आरंभिक काल कैसे बटा था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, और पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। वो है आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण युग को क्या कहते थे हम लोग? मेसोलिथ कहते थे। और इसमें बनने वाले औजार को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। और एक नवपाषाण युग। ठीक है, अब हम करते हैं बदलती जलवायु पढ़ते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। कितने साल? 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आया था। ठीक है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। क्या बन गई थी? मछली। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था वह क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज था। क्या था? कुत्ते का जंगली पूर्वज, यानी कि सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमणों से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। ठीक है, घरेलू प्रक्रिया। अब हम पढ़ रहे हैं घरेलू प्रक्रिया।
लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। किसे? पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को किसका नाम दिया गया? घरेलूकरण की प्रक्रिया। ठीक है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं कि लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठल अनाज के पक्के दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधे के बीज संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए कुछ गुण सुरक्षित रख कर सकें। यानी कि ऐसे जानवरों का चयन करते थे जो बीमार कम हो और ऐसे पौधे चुनते थे कि जिनका अनाज के दाने बड़े हों और डंठल मजबूत हों, जो अपना भार संभाल सकें। ठीक है। और कुछ दाने सुरक्षित रखते थे कि बाद में उगाने के काम आ सके, जिसे हम बीज बोलते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। यह प्रक्रिया, इन दांतों को देखो, ये देखो, जंगली सूअर का दांत है और ये जंगली सूअर का दांत है, ये पालतू सूअर का दांत है। ठीक। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूँ और क्या है हमारा जौ। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो कौन सी है सबसे पहली फसल? गेहूँ और जौ। उसी तरह सबसे पहला पालतू बनाया गया जानवर कौन सा है? कुत्ते। कुत्ते के बाद है हमारा भेड़ और बकरी। ठीक है। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते एंड खाद्य भंडार सॉरी गाइस, आपको दिखाने लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए और टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। ठीक है। जानवर चलते फिरते, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा क्या है? स्रोत है दूध। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों को क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? चलो आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता लगाएं। मानचित्र 2 को देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातात्विकों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र है में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमोत्तर, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण क्षेत्र में पाए गए हैं। ये है देखो, नीले वाला बोला, नीला। ये देखो बुरझोम, मेहरगढ़, ये सारे। ठीक है। नीले वर्ग। ठीक है। तो
वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों को पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातात्विदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं। क्या किस किस चीज़ के निशान मिले हैं? झोपड़ियों के और घरों के निशान मिले हैं। जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में है। बुर्जहोम कहाँ है? वर्तमान कश्मीर में, याद रखना। स्थान पूछ लेता है कि कौन सा स्थल कहाँ है, ठीक है। कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। कहाँ बनाते थे घर? गड्ढे के नीचे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इन यानी कि पुरापाषाण काल से जो भिन्न है उसे किसका मान लिया गया है? नवपाषाण युग का मान लिया गया है। इनमें से वे औजार भी हैं जिन्हें धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ओखली मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रशस्त्र युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे। कपड़े भी बुनने लगे, तो कपड़े के लिए हमें चाहिए कॉटन, तो किस पौधे का उगाने लगे थे? कपास। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कपास उगाते थे ये लोग, ठीक है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, तो वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती, पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है गाइस, ध्यान देना, ठीक है। सीटेट वालों ध्यान से पढ़ना, और DSSB EMRS वालों, KVS NVS वाले भी ध्यान देना, ठीक है। मेहरगढ़, मानचित्र 2 में मेहरगढ़ ढूंढो। जो मैंने मानचित्र बताया उसमें मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ है? ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते कहाँ? बोलन दर्रे के पास है। ये एक हरा भरा स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले क्या? जौ। मेहरगढ़ में सबसे पहले क्या मिला? जौ। मेहरगढ़ में जौ, और नॉर्मल पूछे तो सबसे पहली खेती गेहूं की, फिर जौ की। एंड मेहरगढ़ में क्या मिला? जौ। गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यह विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें से हिरण, सुअर, जंगली जानवरों एवं भेड़ और बकरियों की हड्डी मिली है। हिरण, सुअर, जंगली जानवरों और भेड़ बकरियों की हड्डी मिली, ठीक है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं।
आप लोग कह रहे होगे कि क्या आप पढ़ा रही हैं, सीधी लाइन टू लाइन पढ़ती जा रही हैं। गाइस लाइन टू लाइन ही क्वेश्चन बनता है, बस इसको मल्टीपल टाइम आप सुनिए, रिवाइज करिए, ठीक है। सीधे लिख देगा मेहरगढ़ में चौकोर और गोलाकार घरों के अवशेष में भी मिले हैं। तो चौकोर और गोलाकार आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, आप टिक कराओगे हाँ ये तो पढ़ाया था सही है, पर उसमें देखो तो आयताकार की जगह क्या डाल दिया उसने, गोलाकार। तो ये चीज़ें जहाँ मैंने अंडरलाइन हाईलाइट की है, ये चीज़ों पर ध्यान देना है हमें, ठीक है। तो आराम से पढ़ते चलिए। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ। देखो ये है मेहरगढ़ का घर, ठीक है गाइस। ये चैप्टर पढ़ने के बाद पहला चैप्टर पढ़िए एंड देन आप NCERT फिल्टर सीरीज सनी सर करवाते हैं, उनके क्वेश्चन करिए, आपको पता चल जाएगा कि ये NCERT से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तब आपको एक बिलीव होगा कि हाँ मैं सही कह रही हूँ, ठीक है। में ऐसी कई कब्रें मिली हैं, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। कहाँ? मेहरगढ़ में घर कैसे होते थे? चौकोर और आयताकार होते थे, ठीक है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र ये है चित्र, ठीक है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? हाँ, क्योंकि उसकी 4 टांगें होती हैं। तुम आज से 12,000 पहले पत्थर की एक गुफा में रहते थे। पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे थे और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये देखो उपयोगी शब्द। सबसे पहले आखेटा खाद्य संग्राहक, पुरा स्थल बताया था, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग एंड कब्र। देखो पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, ठीक है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघु पाषाण काल है। तो यहाँ आरंभिक, मध्य और नवपाषाण काल से डाला गया था, ठीक है। कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र, इनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। अब हम तुम्हें इम्पोर्टेंट तिथि, मध्यपाषाण युग कब से कब तक था? 12,000 से लेके 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। ये है तिथियां, इंपॉर्टेंट हैं, तो गाइस याद रखना, ठीक है। और ये आपका मैप है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ देखो ये साइन बना है ना, तो ये पुरापाषाण कालिक स्तर है, ये नवपाषाणिक, ये महापाषाणिक, ये आरंभिक, ये आधुनिक, ठीक है। तो ये मैप आप देख लेना। और NCERT की मैं PDF सेंड कर दूंगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप एक बार रीडिंग कर लीजिए अपने आप से, देन आप हमारा वीडियो सुनते रहिए, आपको माइंड में रिकॉल होती रहेंगी चीज़ें। और गाइस अगर आपको ये NCERT सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर मैंने डेली टारगेट वीडियो बनाई है और 60 डेज प्लानर भी बनाया है फॉर DSSB TGT है, जनरल पेपर के लिए, सोशल साइंस के लिए। तो आप जाकर वो प्लानर देखिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। हमारी तो स्टडी आज से 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि मैंने अपना सब्जेक्ट का टारगेट कंप्लीट कर लिया है 6 चैप्टर का। और अब हमारा बच्चा है जनरल पार्ट का, तो वो मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। आई होप आपने भी अपना जनरल पार्ट कवर कर लिया होगा आज का। और मैं आपको कल का टारगेट रात को 11 बजे तक अपलोड कर दूँगी। तो टेलीग्राम लिंक से सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा? 3 और 4। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।